Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 6th of October 2021. तो 6 अक्टूबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो जैसा कि हमने प्रिंसिपल स्टार्ट किया था 1 पर्सन 1 लाइक का, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अपनी तरफ से अपना काम आपको करना है, एक लाइक करना है एंड शेयर करना है। शेयर ना भी कर पाए एटलीस्ट लाइक तो करिए ही, है ना। एंड स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहले जिनके जवाब आपको देना है, जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस है। पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू द बैटल ऑफ सराई घाट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब बैटल ऑफ सराई घाट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द बैटल वॉज फॉट बिटवीन द मुगल एम्पायर एंड द मराठा किंगडम। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मुगल आर्मी वॉज डिफीटेड इन द बैटल बाय गुरिल्ला टैक्टिक्स, clever diplomatic negotiations to buy time and military intelligence and by exploiting the weaknesses of the Mughal navy। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 only, 2 only, both या नन। अटेम्प्ट जरूर करिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने कई बार पढ़ाया है ना। लक्षित बोरफुकान का नाम आपने सुना होगा, जिनके बारे में जब मैंने आपको बताया था तब मैंने आपको बैटल ऑफ सराई घाट बताया था, तो आप आंसर करिएगा। दूसरा सवाल है, विद रेफरेंस टू द यूएन फूड सिस्टम समिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज द फर्स्ट एवर फूड समिट हेल्ड इन न्यूयॉर्क। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस समिट। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? 1 only, 2 only, both या नन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद रेफरेंस टू विधाता। विधाता का नाम आपने सुना होगा ना, ऋग्वेद के टाइम पे एनसीईआरटी मेंशन करती है ना। विधाता के बारे में आप बताइए। सभा समिति जब आपने पढ़ी होगी ना तब आपने विधाता भी पढ़ा होगा। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट वॉज एन असेंबली ऑफ पीपल फॉर डिबेटिंग पॉलिसी एंड मिलिट्री मैटर्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है बोथ द विमेन एंड मेन टुक पार्ट इन द डेलिब्रेशंस ऑफ द विधाता। तो आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। These are the options, 1 only, 2 only, both या none. So these are the 3 questions for you today. Please do try to attempt these questions in the comment section below. मैं आंसर आपको थोड़ी देर में बता दूंगा इन सारे सवालों के, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज का मैप ऑफ द डे। आज के मैप में हमने जो मैप आपके लिए लिया है वो कल जो मैंने पढ़ाया था उसको रिवाइज कर लेंगे। तो कल मैंने आपको बायोजियोग्राफिक जोन्स बताए थे। तो कल मुझे ऐसा लगा कि कई लोगों को आप में से डाउट रहा होगा कि आप, मैंने जैसे सिर्फ नाम लिए थे, तो जैसे आपको ये वाला पार्ट दिख रहा ना, ये वाला पार्ट ये है ट्रांस हिमालयन पार्ट, दिस इज द ट्रांस हिमालयन पार्ट, ठीक है ना। फिर ये वाला जो पार्ट आता है, दिस पार्ट इज द हिमालयन पार्ट। ट्रांस हिमालयन ऊपर वाला पार्ट होता है, जो द्रास वाला गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन है ना, ये आपका ट्रांस हिमालयन है। उसके बाद आपका हिमालयन पार्ट आता है, ठीक है ना। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। फिर ये आपका गैंगेटिक प्लेन्स वाला रीजन है, दिस इज द गैंगेटिक प्लेन्स। तो ये 3 हो गए, ट्रांस हिमालयन, हिमालयन, फिर ये गैंगेटिक प्लेन्स वाला रीजन हो गया। अब ये जो राजस्थान वाला पार्ट है ये डेजर्ट वाला पार्ट है, दिस इज द डेजर्ट पार्ट, आपको पता होगा ये चीज़, है ना। एंड इसके अलावा ये जो पार्ट है ये डेक्कन का पार्ट है, दिस इज द डेक्कन रीजन, दिस इज द डेक्कन पेनिनसुला जिसको हम बोलते हैं। एंड दिस इज द सह्याद्री और द वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन, दिस इज द वेस्टर्न घाट्स। ये जो ब्लैक में रीजन है ये आपका कोस्टल रीजन है, ये अलग अलग पॉइंट पे है ब्लैक में, है ना। तो ये कोस्टल रीजन है। दिस पार्ट हियर इन येलो इज द सेमी एरिड रीजन, ये सेमी एरिड रीजन, इसमें गुजरात का भी कुछ पार्ट आता है, मध्य प्रदेश का भी थोड़ा बहुत पार्ट आता है, राजस्थान का भी थोड़ा बहुत पार्ट आता है, पंजाब का थोड़ा बहुत पार्ट आता है, ये आपको याद रखना है। तो ऊपर मैंने क्या क्या दिखाया, सबसे पहले ये वाला पार्ट आपको दिखाया ट्रांस हिमालयन, फिर हिमालयन पार्ट दिखाया, उसका बाद सेमी एरिड रीजन दिखाया, राजस्थान वाला पार्ट दिखाया जिसमें डेजर्ट आएगा, फिर आपको ये गैंगेटिक प्लेन्स दिखा दिया, ये डेक्कन पेनिनसुला, पूरा डेक्कन पेनिनसुला है ये। इसके अलावा ये आपका वेस्टर्न घाट्स है ये वाला रीजन, और ये ब्लैक में आपका कोस्ट हो गया, ब्लैक में आपका कोस्टल रीजन हो गया, एंड इधर आपका आइलैंड हो गया, दिस पार्ट इज द आइलैंड वाला पोर्शन। एंड लास्ट आपका ये वाला पार्ट है नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं, हिमालय आपका यहाँ पे भी, और ये यहाँ पे जब रीइमर्ज करता है तो वहाँ का भी हिमालय है। तो ये जो 10 रीजन्स हैं ये बायोजियोग्राफिक रेल्म्स है इंडिया की, बायोजियोग्राफिकल जोन्स है इंडिया की। इसलिए मैंने आपको मैप दिखाया कि कई बार क्या होता है कि अपन जब थ्योरी बस पढ़ते हैं तो वो चीज़ दिमाग से स्लिप हो जाती है, लेकिन जब आपको मैंने मैप बता दिया ना तो अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है।
आगे आते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन रीज्वाइनिंग बैक द स्कूल आफ्टर कोविड। तो कोविड के बाद दोबारा जब रीज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स, तो क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स है जो वो फेस कर रहे हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना। एक और चीज़ आज आप नोट कर लीजिए, आज का जो मैप क्वेश्चन है आपके लिए, आज का जो मैप क्वेश्चन है वो क्या है देख लीजिए। आज आपको मैप में देख करके बताना है, 4 कैपिटल्स मैं आपको दे रहा हूँ, आपको उनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। पहली कैपिटल है आपकी जयपुर, जयपुर है पहली। दूसरी है आपकी भोपाल, जयपुर भोपाल। इसके अलावा तीसरी आपकी रांची, जयपुर भोपाल रांची। एंड चौथी कैपिटल है आपकी भुवनेश्वर। तो आपको अरेंज करना है जयपुर भोपाल रांची और भुवनेश्वर को फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आप देख करके बताइएगा मैप में एग्जैक्टली कि जयपुर भोपाल भुवनेश्वर रांची, इन 4 में से नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट क्या होगा, मतलब नॉर्थ में कौन सी होगी और साउथ में कौन सी होगी। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे कि नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट क्या होगा इन 4 कैपिटल्स का, ठीक है ना। आप अगर आपको पता है बिना मैप देखे तो बिना मैप देखे बता दीजिए, अगर आपको मैप देखने की जरूरत पड़ेगी तो मैप देख करके बता दीजिए। ये क्या है, मैं क्यों दे रहा हूँ, ये जरूर करिएगा एक्सरसाइज। क्यों दे रहा हूँ ये, क्योंकि धीरे धीरे देखिएगा आप कि आपको पूरे मैप एकदम वर्ड बाय वर्ड दिमाग में आ जाएंगे, आपको एकदम पता रहेगी चीज़ें कि कौन सी चीज़ कहाँ है। क्योंकि जब आप मैप देखते हैं तो आप सिर्फ 4 चीज़ें नहीं देखते, आप कम से कम 10 चीज़ें देखते हैं। तो मेक श्योर यू सी दिस एंड यू डू दिस एक्सरसाइज, है ना। स्टार्ट करते न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ। पहली जो न्यूज़ है वो है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इन सभी में आउटेज आ गया था, है ना। इंटरनेट थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था, ये चीज़ें नहीं एक्सेस कर पा रहा था इंटरनेट। तो उसका जो मेजर रीज़न है वो है बीजीपी, इसको बोलते हैं बीजीपी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है यूपीएससी में बीजीपी क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में आप इसको ऐड कर लीजिए बीजीपी को। बीजीपी क्या है, इट इज़ द बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। ये इशू होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल इशू आ जाता है, राउटर में प्रॉब्लम आ जाती है। द प्रॉब्लम इज इन द राउटर में जो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, इट इज द प्रोटोकॉल दैट रन्स द इंटरनेट और मेक्स इट वर्क। ये बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट चालू रखने में, इंटरनेट चलाने में मदद करता है। होता क्या है, कई बार नेटवर्क आउटेज जब आता है तो बीजीपी मैकेनिज्म काम करना बंद कर देता है। जैसा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के केस में हुआ, बीजीपी मैकेनिज्म उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। इसलिए जैसे ही आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक में से कुछ खोलेंगे तो वो उस गेटवे को क्रॉस नहीं कर पाएगा, दैट विल नॉट बी एबल टू क्रॉस दैट। एंड इसी कारण से इंटरनेट में वो फिर चीज़ चलेगी नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जब उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा राउटर, तो वो समझेगा नहीं कि किस डेस्टिनेशन पे लैंड करना है, ठीक है ना। तो वो कई बार ऐसा हो जाता है, इसे बोलते हैं बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। एंड बीजीपी क्राइसिस के कारण ही ये आउटेज जो था आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक में वो आया था, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। अगली जो न्यूज़ है वो है साइक मिशन के बारे में। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज द साइक मिशन। एंड साइक मिशन जो है बेसिकली दैट इज फॉर एन एस्टेरॉइड साइक। साइकी नाम का ही एक एस्टेरॉइड है, उसके लिए ये मिशन नासा जो है वो सेंड करेगी। नासा विल सेंड दिस मिशन फॉर द साइक एस्टेरॉइड एंड इट वुड मतलब दिस साइक जो है ये एस्टेरॉइड है विच कुड बी द फ्रोजन रिमेन्स ऑफ मॉल्टन कोर ऑफ अ बाइगॉन वर्ल्ड। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये जो साइक एस्टेरॉइड है ये क्या है, ये फ्रोजन रिमेन है ऑफ मॉल्टन कोर ऑफ अ बाइगॉन वर्ल्ड। मतलब कि एक बहुत पहले की कोई दुनिया रही होगी, उसके उस मॉल्टन कोर की ये फ्रोजन बॉडी है साइक एस्टेरॉइड। इस कारण से इसको स्टडी करने के लिए नासा जो है वो साइक मिशन जो है वो भेजेगा। तो साइक मिशन आप अपने साइंस एंड टेक में ही ये चीज नोट कर लीजिए। साइक मिशन क्या है, दिस इज द नासा मिशन, और ये साइक एस्टेरॉइड के रिगार्डिंग है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मूव करते हैं। तीसरी जो न्यूज़ है वो 4 अक्टूबर यानी कि परसों के दिन क्या था, ये था वर्ल्ड हैबिटेट डे। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, GS2 का पार्ट आप लिख सकते हैं इसको। वर्ल्ड हैबिटेट डे जो था वो अक्टूबर 4, 2021 को सेलिब्रेट किया गया। अब ये जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है ना, ये यूनाइटेड नेशंस का एक इनिशिएटिव है। यूनाइटेड नेशंस ने 1985 में यानी कि 1985 में यूनाइटेड नेशंस ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए कहा था, दिस वर्ल्ड हैबिटेट डे।
और इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि इन वर्ल्ड में आप देखो हैबिटेट जो रहने लायक हैबिटेबल, हैबिटेट किससे बना है, हैबिटेबल से बना है। हैबिटेबल मतलब कि रहने योग्य जो जगह है वो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन वो कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तो 1985 में यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि आपको वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट करना है। क्यों? ताकि आप अवेयरनेस फैला सकें, आप लोगों को जगा सके, आप लोगों को तैयार कर सके फॉर हैबिटेट्स एंड उसको हैबिटेट को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उसको अच्छे से रखना है, इन सारी चीज़ों के प्रति। ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और 1985 में जब इन्होंने अनाउंस किया, उसके बाद 1986 में पहला वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया। कहाँ पे? नैरोबी केन्या में मनाया गया। याद रखिएगा, वर्ल्ड का पहला हैबिटेट डे जो मनाया गया था 1986 में नैरोबी केन्या में मनाया गया था। और तब थीम जो थी इसकी वो थी शेल्टर इज माई राइट, शेल्टर इज माई राइट। ठीक है ना। अब आपके लिए सवाल ये है कि आपको मुझे बताना है कि कितने वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाए जा चुके हैं, मतलब कि ये अभी लास्ट वर्ल्ड हैबिटेट डे की थीम क्या थी। ठीक है ना, और इस बार के हैबिटेट डे की थीम क्या थी। ठीक है ना, आपको ये बताना है कि इस बार के हैबिटेट डे की थीम क्या थी और लास्ट हैबिटेट डे की थीम क्या थी। ये दो चीज़ें आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, सर्च करके बताइएगा इस बार के हैबिटेट डे की थीम क्या है। अगला जो न्यूज़ है वो है एक स्कीम के बारे में जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। इस स्कीम का नाम है ODOP, इसको लिख लो। ये स्कीम का नाम है ODOP। अब ये ODOP क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का याद रखिएगा नाम। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है ये आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में। और ये स्कीम क्या करती है? बेसिकली स्टेट्स में हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करने का काम करें। मतलब स्टेट का काम रहेगा कि वो अपने हर डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट्स को रिकॉग्नाइज करें। अब ये प्रोडक्ट किस नेचर का हो सकता है? ये प्रोडक्ट हो सकता है आपका एग्रीकल्चर, पेरिशेबल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो सकता है, सेरल बेस्ड प्रोडक्ट हो सकता है, फूड प्रोडक्ट हो सकता है, और या फिर वो एग्जाम्पल दिया है जैसे इस स्कीम में मैंगो हो सकता है, पोटैटो हो सकता है, लीची हो सकता है, टोमेटो हो सकता है, ये आपका पेठा, पापड़, पिकल, मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स, फिशरीज, पोल्ट्री, मीट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको रिकॉग्नाइज करना है, फिर उसको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि आपके डिस्ट्रिक्ट से एक क्लस्टर ऑफ प्रोडक्ट्स या एक प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा, फिर उसको प्रमोट किया जाएगा कि वो और ज़्यादा ट्रांसफ़र किया जाए उसको और प्रमोशन मिले। अब इसी के अंतर्गत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत अभी जम्मू कश्मीर वाले रीजन से एक प्रोडक्ट उठाया गया है। वो है आपका कौन सा? जम्मू कश्मीर के बुडगाम डिस्ट्रिक्ट का कश्मीरी वॉलनट। याद रखेगा, जम्मू कश्मीर के बुडगाम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का कश्मीरी वॉलनट उठाया गया है। 90% इंडिया का जो वॉलनट प्रोडक्शन है ना वो जम्मू कश्मीर रीजन से ही होता है। तो इसको याद रखिएगा, कश्मीरी बुडगाम डिस्ट्रिक्ट का वॉलनट, इसको ये पहला कंसाइनमेंट इसका अभी कर्नाटका पहुंचा था। तो ऐसी ये अच्छी स्कीम है। हर अलग अलग जिले की कोई स्पेशलिटी होती है, उसको आप प्रमोट करिए। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ देयर। आगे देखते हैं, क्लाइमेट एक्सपर्ट एंड थ्योरिस्ट गेट द फिजिक्स नोबेल। तो फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो 3 लोगों को मिला है, याद रखिएगा। पहले 2 लोग हैं, स्यूकुरो मनाबे और क्लॉस हैसलमैन। इन दोनों का नाम याद रखिए, स्यूकुरो मनाबे और क्लॉस हैसलमैन। दीज आर द फर्स्ट 2 पर्सन जिनको ये अवार्ड मिला है। ये इनको अवार्ड क्यों दिया गया है? इन दोनों को क्यों दिया गया है? इन दोनों को अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, यानी कि क्लाइमेट चेंज और जो आपका ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके लिए क्वांटिफाइबल इन्होंने डेटा प्रोवाइड किया था और क्लाइमेट मॉडलिंग की थी। इन्होंने क्लाइमेट मॉडलिंग की थी और जो फिजिकल सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करने में मदद की थी कि वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज आ रही हैं, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो क्लाइमेट की जो मॉडलिंग है वो काम इन्होंने किया था, स्यूकुरो मनाबे और ये आपका क्लॉस हैसलमैन ने, इन दोनों को दिया गया है ना। याद रखिएगा, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग। ये यूएस जापानीज साइंटिस्ट है स्यूकुरो मनाबे एंड क्लॉस हैसलमैन जो है वो जर्मनी के हैं। ठीक है ना। इसके अलावा
जियोर्जियो परीसी को भी अवार्ड दिया गया है। अब जियोर्जियो परीसी को क्यों दिया गया है अवार्ड? क्योंकि उनका जो काम था, जियोर्जियो परीसी ने जो काम किया है, दैट इज रिगार्डिंग द इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशंस इन द फिजिकल सिस्टम। यानी कि जो फिजिकल सिस्टम है, अब वो फिजिकल सिस्टम कितना भी छोटा हो सकता है और कितना भी बड़ा हो सकता है, मतलब कि प्लानिटरी स्केल का भी हो सकता है और छोटे से पिन के बराबर भी हो सकता है। तो किसी भी फिजिकल सिस्टम में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें किस तरीके से डिसऑर्डर और फ्लक्चुएशंस आते हैं सब एटॉमिक लेवल से लेकर के प्लानिटरी लेवल तक, क्या उसमें डिसऑर्डर्स और क्या उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं, इसको स्टडी करने के लिए जियोर्जियो परीसी को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड और कोई डाउट अगर आपके दिमाग में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। अभी तक मैंने आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस दिए हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने आपको मैप ऑफ द डे बताया, मैंने आपको मैप का क्वेश्चन दिया है, मैंने आपको मेंस ऑफ द डे का क्वेश्चन दिया है। इसके अलावा हमने फिर 5-6 ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ आइटम्स को डिस्कस किया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी टिल नाउ। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको देखना ज़रूरी है। तो यू कैन मूव विद मी। आते हैं हम जो अपना मेन पार्ट है एडिटोरियल ऑफ द डे के बारे में। तो एडिटोरियल वाले पार्ट में हम आते हैं। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है आरबीआई माइक्रो फाइनेंस प्रपोजल्स दैट आर एंटी पुअर। अब आरबीआई ने रिसेंटली कुछ माइक्रो फाइनेंस के प्रपोजल्स दिए हैं जिनको ऑथर कह रहे हैं कि वो एंटी पुअर प्रपोजल्स हैं, ठीक है ना। माइक्रो फाइनेंस के बारे में आपको पता होगा ना, जैसे कि एनबीएफसीज होते हैं, कई एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कंपनीज होती है जो कि माइक्रो फाइनेंस यानी कि छोटे लेवल पे फाइनेंस की व्यवस्था करते हैं, आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। गरीब, जैसे जो गरीब लोग हैं या अनबैंक्ड जो सेक्टर्स हैं, मेनली जो अनबैंक्ड रीजन्स हैं जहाँ पे बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे कई बार कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि नाबार्ड से लोन लिया माइक्रो फाइनेंस, कुछ जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, जैसे कई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो नाबार्ड से पैसा लेते हैं और फिर वो पैसा फार्मर्स तक पहुँचाते हैं। तो इस तरीके के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, है ना, ये जो इंस्टीट्यूशन है इनको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहते हैं अपन, ठीक है ना। अब यहाँ पे आरबीआई ने अभी रिसेंटली कुछ प्रपोजल्स दिए हैं, वो प्रपोजल्स अपन देख लेते हैं। पहला जो रिकमेंडेशन, सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आरबीआई ने दिया है वो ये दिया है कि जो इंटरेस्ट रेट की सीलिंग है, क्या है कि अभी एक इंटरेस्ट रेट पे सीलिंग लगाई गई है, ठीक है ना। एट प्रेजेंट देयर इज अ सीलिंग कि उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जा सकता। तो आरबीआई ने कहा है कि जो प्राइवेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि जो इस तरीके के एनबीएफसीज एमएफआईज काम कर रहे हैं और जो प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस कंपनीज काम कर रही हैं, उनके रिगार्डिंग अब इस सीलिंग को हटाने की ज़रूरत है। अब ये सीलिंग ना रहे और ये सीलिंग मार्केट फोर्सेस से एंड कॉम्पिटिटिव तरीके से डिटरमाइन हो, ठीक है ना। आरबीआई का क्या कहना है कि आप सीलिंग हटा दो और जो मार्केट का मैकेनिज्म है, सिंपल मार्केट मैकेनिज्म और जो कंपटीशन मैकेनिज्म है उसके थ्रू डिटरमाइन होने दो कि क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो ऑथर ने कहा है कि भैया देखो, अब ऑथर ने फिर इसका ये मेजर उनका रिकमेंडेशन है। तो ऑथर ने कहा है कि देखो, सबसे पहली बात तो आरबीआई ने अबैंडन कर दिया है एनी इनिशिएटिव टू एक्सपैंड द लो कॉस्ट क्रेडिट। पहली चीज़ तो आप पब्लिक सेक्टर के माध्यम से क्रेडिट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो ज़्यादा, मतलब अगर पब्लिक सेक्टर के माध्यम से प्रोवाइड होगा तो ऑब्वियस बात है लोगों को थोड़ा कम रेट में और बहुत सस्ते में लोन मिल जाएगा। जैसे कि आप किसान क्रेडिट कार्ड का देखो, किसान क्रेडिट कार्ड में 4% पे आपको लोन मिल जाता है, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आप देखो चीज़ें तो जो पब्लिक सेक्टर की जो चीज़ें हैं लोन प्रोवाइड करने की, वो हमेशा चीप होंगी, वो हमेशा मतलब कि पुअर फ्रेंडली होंगी, फार्मर फ्रेंडली होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जैसे हम प्राइवेट में आते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम से बढ़ जाता है। तो ऑथर ने कहा है कि सबसे पहली बात तो आरबीआई ने कोई ऐसा नया काम किया नहीं कि पब्लिक सेक्टर के थ्रू क्रेडिट को बढ़ाएं, ऊपर से जो पहले जो सीलिंग लगी हुई थी प्राइवेट के लिए उसको भी आप हटाने की बात कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उसको भी हटा दोगे तो इससे नुकसान किसको होगा? इससे नुकसान होगा उनको, गरीबों को नुकसान होगा, इससे नुकसान होगा फार्मर्स को नुकसान होगा जो अभी कोलैटरल फ्री लोन लेते हैं। ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। आगे आप देखेंगे इस आर्टिकल में ऑथर ने ये भी डिटरमाइन किया है कि वो कितना लोन पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए
कि माइक्रो फाइनेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑथर ने माइक्रो फाइनेंस की इंपॉर्टेंस बताई है कि माइक्रो फाइनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इंपॉर्टेंट है फॉर द लोन पोर्टफोलियो। जो आप विलेजेस, रूरल सेक्टर्स में, अनबैंक्ड सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हो गए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, स्पेशली जो प्राइवेट फाइनेंशियल एजेंट्स हैं। देखो अब एक और चीज़ ऑथर ने बोली कि जो पब्लिक, अगर देखो पब्लिक सिस्टम अगर नहीं आएगा, गवर्नमेंट का सिस्टम अगर नहीं आएगा, तो उनकी जगह कौन ले लेगा? उनकी जगह प्राइवेट ले लेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया उन्होंने कि एसएफबी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, एनबीएफसी, एनबीएमसी, एमएफआई हो गया, और आपका प्राइवेट बैंक्स हो गए, ये सब बहुत ज़्यादा मतलब कि अंदर तक घुस चुके हैं, जो रीजंस हैं, और ऐसे में वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ऑथर ने ये कहा है कि डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज हैं प्राइवेट कंपनीज, और उनका इंटरेस्ट रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है, और अगर आप सीलिंग भी हटा देंगे तो एमएफआईज के माध्यम से वो और ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से पैसा लेना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि देयर वॉज अ क्लियर डिफरेंशिएशन बाय कास्ट एंड सोशियो इकोनॉमिक क्लास इन टर्म्स ऑफ सोर्सेज एंड पर्पज ऑफ बोरोइंग। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने ऑथर ने यह भी बताई है कि अगर आप देखें कि जो अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंस लोन्स है, अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंस लोन्स, वो प्राइवेट फाइनेंशियल एजेंसीज से सबसे अधिक लिया है किसने? पुअर पीजेंट्स ने, वेज वर्कर्स ने। और ये जो पैसा इन्होंने लिया है ये अपने डेली के कामों के लिए लिया है, इन्होंने अपना घर बनवाने के लिए लिया है। तो ऑल दीज पुअर पीपल, पुअर पीजेंट्स, जो वर्कर्स हैं, ये लोग जो पैसा ले रहे हैं ये अपने नॉर्मल डे टू डे रूटीन के लिए पैसा ले रहे हैं। और ये चार्ज कितना कर रही हैं प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माइक्रो फाइनेंस लोन्स? ये ले रहे हैं 22% से 26% एक वर्ष के इंटरेस्ट पे, 22% से 26% के इंटरेस्ट पे ले रहे हैं। अब ऑथर ने कहा है कि कई बार ये ऊपर से कम दिखता है लेकिन बाद में ज़्यादा हो जाता है। जैसे उन्होंने ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है कि अगर स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो ये 15.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, लेकिन जब आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑफ द ईयर देखते हो तो 31% का आता है। तो इस तरीके से ये बेसिकली जो पुअर पीपल हैं, जो पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको इस तरीके से अपने बोतल में उतारते हैं, फिर उसको इस तरीके से पैसा उनसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस लेते हैं, 1% के अलग से प्रोसेसिंग फीस होती है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, और इस तरीके के अगर आरबीआई रूल्स बनाती रही तो ये और ज़्यादा एंटी पुअर हो जाएगा, और ज़्यादा एंटी पीजेंट्स हो जाएगा, और ज़्यादा एंटी लेबर हो जाएगा ये चीज़, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच ऑथर सेज कि ये सही नहीं है। आरबीआई को करना क्या चाहिए? देखो होना क्या चाहिए था, सोल्यूशन क्या होना चाहिए था? सोल्यूशन ये होना चाहिए था कि जो ये रीजंस हैं यहाँ पे, पब्लिक सिस्टम आए, फाइनेंस का पब्लिक क्रेडिट का सिस्टम आए, बैंकिंग आए, और इस तरीके के जो माइक्रो फाइनेंस वाले लूट रहे हैं इनको और कम में सीलिंग लगानी चाहिए, मतलब और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा देना चाहिए, ठीक है ना। तभी तो आपके होने का मतलब है। अदरवाइज फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पे सिर्फ अकाउंट थोड़ी खोलना है लोगों का। अगर आपने सिर्फ अकाउंट खोलना था तो वो तो पहले ही जनधन में ही हो गया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है कि लोगों को थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में फाइनेंस मिल जाए, ताकि उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और वो लोन चुका भी पाए। बाद में यही सारे लोन फिर आपके एनपीए में कन्वर्ट हो जाते हैं। भैया अगर आप खुद ही इतना ज़्यादा लोन का परसेंटेज लगा दोगे तो कोई भी व्यक्ति तो अपना इंटरेस्ट ही पे करता रह जाएगा ज़िंदगी भर, वो प्रिंसिपल अमाउंट तो कभी पे ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम जो कि यहाँ पे ऑथर ने डिस्कस की है। इसको आप GS3 का आर्टिकल लिखिएगा, इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल है, तो इसको GS3 में ही डालिएगा। अगली जो न्यूज़ हम देखेंगे वो है द चैलेंज ऑफ गोइंग बैक टू स्कूल। द चैलेंज ऑफ गोइंग बैक टू स्कूल। सबसे पहली चीज़ तो ऑथर ने बोली कि अभी क्या करने की ज़रूरत है। जब से स्कूलें खुल रही हैं जैसे अभी, तो अब क्या चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, पोस्ट कोविड हम क्या फोकस करें। तो पहली चीज़ ऑथर ने जो फोकस करने के लिए कहा है वो इक्विटी पे फोकस करने के लिए कहा है कि हमको ये मेक श्योर करना है कि हर बच्चा स्कूल पहुँचे, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, चाहे वो अमीर घर से हो, चाहे गरीब घर से हो, चाहे वो मिडिल फैमिली घर से हो, उनको हर बच्चे को स्कूल पहुंचना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड। चाहे कितना ही डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड क्यों ना हो, यू हैव टू रीच द स्कूल, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ऑथर ने कही है कि रेगुलर कम्युनिकेशन विद द पेरेंट्स। आप स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, दे हैव टू हैव अ रेगुलर कम्युनिकेशन विद द
पेरेंट्स बच्चों के बारे में उनको बताएं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, किस तरीके से वो उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरी चीज़ किस मतलब ये आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे GS2 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, या तो वहाँ कहीं पे भी आप इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं, इसी तरीके से आप उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। तीसरा जो पॉइंट उन्होंने दिया, ऑथर ने, वो दिया कि सपोर्ट द स्टूडेंट सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। सिर्फ बच्चों को प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं सिखाना है। देखो सिंपल सी बात है, एजुकेशन का मतलब ये है कि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट, तो उनका सोशल डेवलपमेंट और उनका इमोशनल डेवलपमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एजुकेशन का। तो ऑथर ने कहा है कि इस पर भी फोकस करने की जरूरत है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। चौथा ऑथर ने कहा है कि रिकॉग्नाइज द करिकुलम टू रीइंफोर्स core academic skills focusing on language learning and mathematics especially in the elementary areas। अब पूरे एजुकेशन सिस्टम को अगर हम एनालाइज करें तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं लेकिन दो कोर हैं। पहला है लैंग्वेज, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो फिर ज़िंदगी भर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आता। अगर सपोज किसी को इंग्लिश नहीं आती और वो इंग्लिश मीडियम में है तो क्या उसको कोई और सब्जेक्ट आ सकता है? नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो वही वाला प्रॉब्लम जाता है कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपको दिक्कत होती है, और अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती तो भी आपको दिक्कत होती है ना। तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश लर्निंग जो है, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी जो भी लैंग्वेज आपकी लर्निंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद ऑथर ने कहा कि अगला जो आपको फोकस करना है वो टीचर्स ट्रेनिंग पे फोकस करना है। टीचर्स की ट्रेनिंग पे भी फोकस करना है कि टीचर को किस तरीके से क्लास लेने से लेकर के टीचर को किस तरीके बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, किस तरीके से टीचर्स को मतलब कि इवैल्यूएशन करना चाहिए स्टूडेंट्स का। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे मेंशन की कि ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि एडिशनल फंडिंग की व्यवस्था भी आपको करनी है फॉर द स्कूल्स। स्पेशली फंडिंग की व्यवस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो करने की ज़रूरत है आपको, स्पेशली फॉर द स्कूल्स एंड ऑल, है ना। एडिशनल फंडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा ऑथर ने एक और चीज़ कही है, हाँ, इसके बाद ऑथर ने बताया फंडिंग के बारे में कि जो कंट्रीज़ हैं, कई कंट्रीज़ तो अपने 6% GDP तक का इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन में, कई कंट्रीज 4% कर रही हैं। जैसे इंडिया का अगर आप एग्जांपल लो तो 2-2.5% हम करते हैं, है ना। तो हमको 6% करने की ज़रूरत है, हम उसका आधे से भी कम 1/3 कर रहे हैं। तो ऐसे में फंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाती है। वो भी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है हमारे देश की, ऊपर से फंडिंग है नहीं, तो स्कूल्स किस तरीके से चलेंगे, ठीक है ना। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ फंडिंग के लिए ऑथर ने फिर से बोला है, ठीक है। इसके अलावा ऑथर ने ये कहा है कि कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं रीजॉइन करने के भी। मेजर प्रॉब्लम्स रीजॉइन करने के अब क्या क्या है। पहली चीज़ ऑथर ने बोली कि जो माइग्रेंट्स हैं वो स्कूल कैसे ज्वाइन कर पाएंगे, दैट इज़ द फर्स्ट मेजर चैलेंज, ठीक है ना। जो माइग्रेंट लेबर्स के बच्चे थे, माइग्रेंट पॉपुलेशन के जो बच्चे थे, कोविड के बाद स्पेशली वो किस तरीके से स्कूल के ज्वाइन कर पाएंगे, दैट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशू। और कई जगह देखा गया कि उनके नंबर्स बहुत कम है। पहले वो स्कूल में थे भी, लेकिन अब कोविड के बाद तो बिल्कुल ही उनका नंबर कम हो गया है। दूसरा जो इशू ये है कि क्लोज टू 40% अभी जो स्कूल स्टूडेंट्स इन इंडिया है, दे आर इन द प्राइवेट स्कूल्स, क्लोज टू 40%, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ देम आर इन लो कॉस्ट स्कूल्स फॉर द पुअर, ठीक है ना। एंड अब हुआ क्या कि कोविड के बाद जो लोग पढ़ रहे थे प्राइवेट में भी पढ़ रहे थे, कुछ गरीब लोग भी पढ़ रहे थे। ऐसा नहीं था कि प्राइवेट में सिर्फ हाई क्लास या रिच क्लास के लोग पढ़ रहे थे, कई लोग मिडिल इनकम फैमिली से पढ़ रहे थे, और इनको बहुत इम्पैक्ट पहुंचा है कोविड में, है ना। मिडिल इनकम और लोअर इनकम वाले ग्रुप को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंचा है। ऐसे में हुआ क्या है कि अब वो इस कैपेबिलिटी में नहीं है कि अपने बच्चों को ऐसी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकें। तो ये भी एक मेजर इम्पैक्ट है, देखने को मिला है कि जो इस तरीके के मिडिल इनकम फैमिली या लोअर इनकम फैमिलीज थी, ये किस तरीके से वो अपने बच्चों को मतलब दोबारा से वहाँ पे पढ़ाएं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाएं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो ड्रॉप आउट के जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा है, और ये किस कारण से है ड्रॉप आउट? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। इसीलिए ऑथर ने वहाँ पे सजेशन दिया कि फाइनेंस, जो एडिशनल फाइनेंस की व्यवस्था, ये गवर्नमेंट को करनी है, पब्लिक फाइनेंस की व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी है, ठीक है ना। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्वे भी बताया गया है, द स्कूल चिल्ड्रंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग सर्वे किया गया था, जिसमें ये पता चला कि 25% ऑफ द चिल्ड्रन हु हैड प्रीवियसली बीन एनरोल्ड इन प्राइवेट स्कूल्स हैव स्विच टू गवर्नमेंट स्कूल। कि 25% ऐसे बच्चे हैं जो पहले प्राइवेट में एनरोल्ड थे लेकिन अब वहीं की गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल्ड हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये इनका रीज़न भी फाइनेंशियल रीजन ही, ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल कोविड के बाद तो ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है ना।
इसके बाद ऑथर ने जो एक चैलेंज बताया, लर्निंग चैलेंज ही है, जो हमने वो पीछे बात की कि जो लैंग्वेज लर्निंग है और जो मैथमेटिक्स का लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब जो कोविड के कारण जो 1-1.5 साल का 2 साल का गैप आया है, इस कारण से लैंग्वेज और मैथमेटिक्स दोनों में ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब दोनों में जब इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तो मेजर चैलेंज आएगा ये कि अब दोबारा कैसे रीगेन करें। तो इसके लिए ऑथर ने सजेशन दिया, जैसे कुछ स्कूलों ने ब्रिज कोर्स का बात किया कि क्रैश कोर्स कराएंगे 45 दिन का, ब्रिज कोर्स कराएंगे 45 दिन का, और उसके बाद बच्चों को मतलब तैयार कर लेंगे कि हाँ ठीक है। तो इस तरीके का कुछ मैकेनिज्म आपको भी सोचना जरूरी है कि बच्चे जो है वो मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में, लैंग्वेज वाले पोर्शन में वीक ना होने पाए, और जो उनका गैप है, जो स्कूल मिस हुआ है, वो गैप उनको आगे जाके कभी इम्पैक्ट ना करे। तो दीज आर द मेजर थिंग्स विच आर देयर, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है ना, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो आर्टिकल है वो है द मैट ऑन द मैट। अब ये आर्टिकल लिखा गया है पुलिसिंग के बारे में। ऑथर ने कहा है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, आप न्यूयॉर्क में जाकर के देख लीजिए, आप लंदन में जाके देख लीजिए, पुलिस वालों को उसी नज़र से देखा जाता है जैसे इंडिया में देखा जाता है। ठीक है ना, मतलब कि वो नज़र बहुत अच्छी नहीं है। तो ऑथर ने पहला सवाल पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि सारा पुलिस जो डिपार्टमेंट है, महकमा जो है, वो सही नहीं है? ऐसा नहीं होता। देयर आर सम डेविएंट्स, कुछ डेविएंट्स सोसाइटी में हमेशा रहते हैं जो सही रास्ते से नहीं चलते हैं, और उन डेविएंट्स के कारण हम क्या करते हैं, हमारी आदत क्या है कि हम जनरलाइज कर लेते हैं। हम उन डेविएंट्स के कारण पूरे के पूरे सिस्टम को जनरलाइज कर लेते हैं, और यही दिक्कत है। यहाँ पे पूरा पुलिसिंग सिस्टम गड़बड़ नहीं है। आपकी बहुत पुलिस वालों ने मदद भी की होगी। अगर आप किसी पुलिस वाले से बात करिए, किसी से पूछिए, आपको जैसे कोई हवलदार दिख जाए, कोई सिपाही दिख जाए, या कोई ऑफिसर दिख जाए आपको, आप उससे बात करें, दे विल वेरी पोलाइटली एंड वेरी एक्यूरेटली आंसर टू यू, बहुत अच्छे से आपको आंसर देंगे। लेकिन होता क्या है कि कई बार कुछ डेविएंट्स के कारण पूरे के पूरे सिस्टम को लोग बदनाम करने लगते हैं। दैट इज नॉट अ राइट थिंग। ठीक है, अब डेविएंट्स हैं, अब उनको किस तरीके से ठीक किया जाए। पहली चीज ऑथर ने बोली है कि बहुत ज़्यादा क्राइम के हम क्राइम एंड पनिशमेंट वाली थ्योरी रखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पनिश करने पे विश्वास रखते हैं, कैरेट एंड स्टिक। अच्छा काम करोगे तो गाजर देंगे, बुरा काम करोगे तो लाठी मारेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ एक्सट्रीम के बीच में एक मिडिल पाथ होना चाहिए। जैसे ऑथर ने कहा कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में अगर हम चलेंगे ना तो वो सिस्टम को सुधारने की जगह और ज़्यादा बैकलैश क्रिएट करता है। हमको फोकस करना चाहिए एथिकल एस्पेक्ट्स में। पुलिस की जैसे ट्रेनिंग हो रही है तो उसमें आप एथिकल एस्पेक्ट और थोड़ा एक एथिक्स का कल्चर इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करो। डिटरेंट पनिशमेंट से बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा, आपको एथिकल एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, तभी जाकर के वो बिहेवियरल चेंज आ पाएगा। दूसरी चीज़ ऑथर ने ये भी कहा है कि आपको थोड़ा फाइनेंसेस को भी देखना पड़ेगा कि उनको, मतलब उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, उनका जो डिप्रेशन है वो ना आए। जैसे पुलिस विभाग अगर आप देखो तो 24 घंटे की ड्यूटी होती है, दैट इज़ अ 24 आवर जॉब, सारा दिन वो काम करते हैं, और इसके बाद उनको जो सैलरी मिलती है वो बहुत ही कम सैलरी मिलती है। कई लोग इसके एलिगेशन लगाते हैं कि आप कई पुलिस ऑफिसर्स करप्ट हैं, लेकिन आप एक बार उनकी जगह जाकर के देखिए, उनकी कंडीशन देखिए, 24 घंटे आप इस तरीके का जॉब करिए, है ना, कि लोगों का लॉ एंड ऑर्डर, अपनी जान की आपको हर समय वो रहती है, रोड पे आप खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं वो रोड पे सारा दिन खड़े रहते हैं। आपको क्या लगता है उनको लाख रुपए सैलरी मिलती है, 2 लाख सैलरी मिलती है? बिल्कुल नहीं। आप जाकर के एक बार सैलरी देखिएगा, 21,000 22,000 में वो काम कर रहे हैं, है ना, भले ही गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन ऐसे में आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें अपना बेस्ट दें। और तो ये पोटेंशियल रियलाइज़ करने के लिए और उनके अंदर नॉन करप्शन वाली फीलिंग रखने के लिए, ये सब करने के लिए आपको थोड़ा उनकी सैलरीज और इन सब पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उनकी वर्किंग कंडीशन पे, उनको घर अलॉट हो जाए, उनका जो लाइन में घर है वो उनको मिल जाए, ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरी है। ठीक है ना, और इसके अलावा केवल टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी ज़रूरी भी है। जैसे कुछ टेक्नोलॉजी ऑथर ने बताई, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई पुलिस स्टेशन पे, या जो आजकल कॉलर माइक आने लगे हैं, आजकल कॉलर कैमराज आने लगे हैं, है ना, तो ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनसे भी बहुत ज़्यादा काम नहीं बनेगा, है ना। तो ऑथर ने कुल मिला के, इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि जो फीमेल कोलीग्स हैं उनके प्रति उनको थोड़ा ट्रेन करना चाहिए कि उनको किस तरीके से उनसे बिहेव करना है, उनको किस तरीके से बात करनी है, तो फीमेल्स के प्रति उनको एक रिस्पेक्ट की फीलिंग रहे, और उनको ये बेसिकली थोड़ा ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है ना, तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं।
अगली जो न्यूज़ आपको दिख रही होगी, मस्ट लुक एट द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ 13th अमेंडमेंट। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि 13th अमेंडमेंट जो है वो श्रीलंका का बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है एंड ये रिलेट करता है टू द, मतलब कुछ चीज़ें थी जो डिसाइड की गई थी 13th अमेंडमेंट में, और ये श्रीलंका में 1987 में पास किया गया था। 13A इसको बोलते हैं, 1987 में पास किया गया था। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है मैं आपको वो बता देता हूँ, इसमें प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाई गई थी। प्रोविंशियल काउंसिल जो थी वो इसमें बनाई गई थी, प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाई गई थी। अब इसमें ये कहा गया था कि प्रोविंशियल काउंसिल्स रहेंगे, उनका इलेक्शंस होंगे, ठीक है ना, बट बहुत दिनों से प्रोविंशियल जो काउंसिल्स हैं उनके इलेक्शन कराए नहीं गए हैं। तो मेजर जो ये इशू है वो 13 अमेंडमेंट का इशू कि इंडिया बार बार पुश कर रहा है कि आप अपनी प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शन कराओ। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो नर्दर्न पार्ट है और जो ईस्टर्न पार्ट है आपके श्रीलंका का, वो तमिल मेजॉरिटी वाला पार्ट है, तमिल मेजॉरिटी का पार्ट है, और अगर वहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो तमिलियंस जो हैं वो वहाँ पे पावर पे आएंगे और फिर वो अपने बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं। थोड़ा डिवोल्यूशन ऑफ पावर होगा बेसिकली, कहना चाहिए। तो ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो सके और ये जो तमिल स्पीकिंग जो रीजन्स है यहाँ पे तमिलियंस पावर पे आ सकें, फॉर दैट रीजन इंडिया जो है बार बार पुश कर रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा जो 13th अमेंडमेंट है वो 1987 में आपका अकॉर्ड हुआ था, इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड हुआ था 1987 में। किसके किसके बीच में, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और श्रीलंकन प्रेसिडेंट उस समय JR जयवर्धने थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं कि 13th अमेंडमेंट आपका श्रीलंका और इंडिया के बीच में अकॉर्ड हुआ था 29 जुलाई 1987 को। याद रखिएगा, इसको लिख देता हूँ मैं, 29 जुलाई 1987 को ये अकॉर्ड हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था, राजीव गांधी इस समय प्राइम मिनिस्टर थे और JR जयवर्धने जो थे वो प्रेसिडेंट थे आपके श्रीलंका के, इनके बीच में हुआ था। इसमें एम क्या था बेसिकली इस अमेंडमेंट का, कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बनाना था सिन्हालाज और तमिल्स के बीच में, और तमिल और सिन्हाला दोनों लैंग्वेजेस को उस समय ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था। इसके अलावा इन्होंने जो, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाई और कहा कि इसमें इलेक्शंस कराए जाएंगे, बट अभी बहुत दिनों से इलेक्शंस इसमें हुए नहीं है, ठीक है ना। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको सिन्हालाज ने तो इसको आउटराइटली रिजेक्ट भी कर दिया था, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड डोमिनेंट तमिल लीडर्स ने भी इसको रिजेक्ट किया था 13th अमेंडमेंट को। तो अब यहाँ पे इंडिया बार बार पुश कर रहा है कि जो नदर्न रीजन है, जो ईस्टर्न रीजन है, जहाँ पे तमिलियंस मेजॉरिटी पे हैं, वहाँ पे एटलीस्ट सिलेक्शन कराया जाए, उनको पावर थोड़ा सा प्रोवाइड की जाए। अगला देखो, आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन सिस्टम फॉर एविएशन सेफ्टी, ऑनलाइन सिस्टम फॉर एविएशन सेफ्टी। तो DGCA ने इंट्रोड्यूस किया है बेसिकली एक ऑनलाइन सिस्टम फॉर द एविएशन सेफ्टी, है ना। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक वेब बेस्ड सिस्टम फॉर वॉलंटरी रिपोर्टिंग ऑफ इंसिडेंट दैट पोज अ पोटेंशियल थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी। तो DGCA यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हो गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है आपका एक सिस्टम जिसके थ्रू आप रिपोर्ट कर सकते हैं, वेब बेस्ड सिस्टम है जिसके थ्रू आप रिपोर्ट कर सकते हो कोई भी इंसिडेंट जो कि थ्रेट पोज करता है फ्लाइट सेफ्टी में, ठीक है ना। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने किया है। अब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन याद रखिएगा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंतर्गत बनाया गया, ठीक है ना। तो एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 में इसके बारे में मेंशन है, DGCA के बारे में, ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुका है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड ये क्या काम मैंने आपको बताया क्या बनाया इसने, वेब बेस्ड सिस्टम डिजाइन किया है फॉर वॉलंटरी रिपोर्टिंग, वॉलंटरीली आप रिपोर्ट कर सकते हो, एंड लोग वॉलंटरीली सेफ्टी रिपोर्टिंग करेंगे ईमेल के माध्यम से, पोस्टल मोड्स के माध्यम से। अब वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म बना दिया इन्होंने, है ना, EGCA प्लेटफॉर्म। इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, ये देखो लिखा हुआ है EGCA प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्या करेंगे, रिपोर्टिंग सिस्टम को और ज़्यादा एक्सेसिबल किया जाएगा उन लोगों के लिए जो कि एविएशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बताना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वॉलंटरी सेफ्टी रिपोर्टिंग सिस्टम इसको कहा जाता है, वॉलंटरी सेफ्टी रिपोर्टिंग सिस्टम। ऑलरेडी मैंडेटरी सेफ्टी रिपोर्टिंग सिस्टम तो है ही जो कि कंटिन्यू रहेगा काम करने के लिए, अब एक ये वॉलंटरी सेफ्टी रिपोर्टिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करा गया है ताकि जो लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो भी मेंशन कर सके अगर कुछ उनको प्रॉब्लम लगती है तो, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो यू कैन मूव विद मी। अब यहाँ पे आगे देख लीजिए आप लोग,
अगली जो न्यूज़ है वो है हेल्थ बेनिफिट पैकेज अंडर द आयुष्मान भारत रिवाइज्ड। तो जो हेल्थ बेनिफिट पैकेज था आयुष्मान भारत के अंदर, उसको रिवाइज किया गया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको लिख लेना है, नोट कर लीजिए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, एनएचए जो है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, दैट इज़ द एपेक्स बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको बोलते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बोलते हैं। इसकी जो एपेक्स बॉडी है इम्प्लीमेंटेशन की, वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि एनएचए, ठीक है ना। इसने रिवाइज किया है हेल्थ बेनिफिट पैकेज को, और जो इसके अंदर रन किया जाएगा उसको रिवाइज किया है। रिवाइज्ड पैकेज में क्या चीज़ें देख लीजिए। रिवाइज्ड पैकेज में रेट ऑफ सम पैकेजेस हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 20% टू 400%। जो रेट्स हैं कुछ पैकेज के, उसको 20% से बढ़ा करके 400% तक कर दिया गया है पीएमजेएवाई के अंतर्गत, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ एडिशनल मेडिकल मैनेजमेंट पैकेजेस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि ब्लैक फंगस पहले इंक्लूडेड नहीं था, ब्लैक फंगस को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है ना। रिवाइज्ड पैकेज फॉर ऑन्कोलॉजी में एक चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, जो कैंसर केयर है बेनिफिशरीज के लिए, उसको थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाएंगे, प्लस ब्लैक फंगस जो है वो पैकेज के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो दैट इज़ अ बिग बेनिफिट। इसके अलावा एक स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो है, उसके अंतर्गत 50 लाख का कवर प्रोवाइड किया गया है फॉर डेथ ड्यू टू कोविड-19 और एक्सीडेंटल डेथ ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 रिलेटेड ड्यूटी। तो 50 लाख का इसमें पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत किया गया है। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कोई न्यूज़ है कि नहीं। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में है, ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट के बारे में है। तो ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट जो है कौन निकालता है, उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। तो ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट जो है वो कौन निकालता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, ये आप लिख सकते हैं। एंड उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाँ भैया ट्रेड आउटलुक अच्छा दिख रहा है और इससे ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है देखो, फिल्मिंग द फर्स्ट मूवी इन स्पेस। अब याद रखिएगा जो फर्स्ट मूवी स्पेस में फिल्म की जा रही है वो रशिया द्वारा की जा रही है, ठीक है ना। याद रखिएगा रशिया ने यहाँ पे टॉम क्रूज को पीछे कर दिया। टॉम क्रूज ने मिशन इम्पॉसिबल के लिए नासा और एलन मस्क के थ्रू डील की थी फॉर द मिशन इम्पॉसिबल मूवी, लेकिन उनसे आगे अब ये एक्टर यूलिया पेरेस्लिड और फिल्म डायरेक्टर क्लिम शिपेंको जो हैं वो बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम जो कि कजाकिस्तान में है वहाँ से टेक ऑफ कर गए, बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से, और यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे वो मूवी बनाई जाएगी, ठीक है ना। दैट इज द थिंग, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे वो गए हैं। फिल्मिंग द फर्स्ट मूवी कौन सी कंट्री है, रशिया है, इसको याद रखिएगा, रशिया इज डूइंग दिस थिंग। सो दैट इज इट। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। पहले हमने फिल्मिंग द फर्स्ट मूवी इन स्पेस रशिया द्वारा ये पढ़ा। इसके अलावा एक और न्यूज़ देख लीजिए, मैसिव चाइल्ड सेक्स अब्यूज इन द फ्रेंच कैथलिक चर्च। अब एक रिपोर्ट निकली है, थोड़ा सा बस आपको पता होना चाहिए क्या है। तो फ्रेंच कैथलिक क्लर्गी जो था, फ्रेंच कैथलिक क्लर्गी, उसमें सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था लगभग 2,16,000 माइनर्स का, जो कि 1950 से 7 डिकेड चला, यानी 2020 तक अगर हम माने तो 1950 से लेकर के 2020 तक लगभग 2,16,000 माइनर्स का वहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। फ्रेंच में याद रखिएगा, फ्रेंच कैथलिक क्लर्गी सेक्सुअली अब्यूज दीज नंबर ऑफ चाइल्ड्स, है ना। तो ये आपको मैंने बताया। इसके अलावा हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि हमने हेल्थ बेनिफिट जो रिवाइज हुए हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज हमने देखा, 50 लाख का कवर उसके अंदर किस तरीके से होता है। फिर ऑनलाइन सिस्टम एविएशन सेफ्टी का EGCA जो हमने पोर्टल देखा उसके बारे में जानकारी ली। 13th अमेंडमेंट के बारे में मैंने आपको बताया क्या चीज़ है, कैसी चीज़ है। इसके अलावा 3 एडिटोरियल हमने देखे, चैलेंज ऑफ गोइंग बैक टू स्कूल, जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। फिर हमने देखा कि किस तरीके से एथिकल, अगर आप चेंजेस करते हो, एथिकल कल्चर इंट्रोड्यूस करते हो तो पुलिसिंग किस तरीके से अच्छी हो सकती है। थोड़ा फाइनेंस की हमने बात की, पैसे बढ़ाने चाहिए, सैलरी की बात की। इसके अलावा हमने बात की RBI माइक्रो फाइनेंस की, डिटेल में हमने देखा कि किस तरीके से जो RBI ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है पैक जो चेंजेस, तो वो किस तरीके से एंटी पुअर हैं उनकी हमने बात की, ठीक है ना। इसके अलावा फिर हम फ्रंट पेज पे आए थे, तो फ्रंट पेज पे हमने पहले नोबेल प्राइज़ फिजिक्स की बात की थी, है ना। नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में जो दिया गया है 3 लोगों को, शिकुरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन और आपके जियोर्जियो परीसी, तीनों को दिया गया है अलग अलग। पहले जो 2 लोग हैं शिकुरो मनाबे और हैसलमैन, उनको क्लाइमेट
क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए दिया गया है और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के क्वांटिटेटिव प्रूफ्स के लिए, और जो जियोर्जियो परीसी है उनको जो सब एटॉमिक से लेकर के पूरा मतलब जो हेवनली प्लानिटरी स्केल तक की बॉडीज़ हैं उनमें किस तरीके से फ्लक्चुएशंस और डिसऑर्डर्स आते हैं उनके बारे में हमने जाना। इसके अलावा हमने फिर डिस्कस किया था बीजीपीआई ने बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के बारे में। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल इंटरनेट से रिलेटेड है। साइकी मिशन नासा का हमने देखा, साइकी एस्ट्रॉइड से रिलेटेड। वर्ल्ड हैबिटेट डे की हमने बात की, फिर मैंने इसमें क्वेश्चन भी आपसे पूछा है वो आप आंसर दीजिएगा। फिर हमने बात की थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में। फिर मैंने आपको मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था और प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला सवाल का जो ऑप्शन आंसर है वो है बी, यानी कि 2 ओनली, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। ये मुगल और आपका अहोम किंगडम्स के बीच में हुआ था, मराठा के बीच में नहीं हुआ था। दूसरे का पहला सही है स्टेटमेंट। पहला ये समिट है, फूड समिट है न्यूयॉर्क का, और न्यूयॉर्क में होने वाला, और ये इंडिया मेंबर है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ए विल बी द आंसर। और तीसरा सवाल था विधाता के रिगार्डिंग, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सी विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। मैप ऑफ द डे हमने आपको दिखाया, और मैप के रिगार्डिंग मैंने 4 कैपिटल्स दी हैं जिनको आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।